जब से मैं पत्रकारिता में आया हूँ तब से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर्स को किस तरीके की समस्याएं हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरा ये भी हम सुनते आए हैं कि चाहे चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे यूपीए हो, चाहे एनडीए हो, तो हर सरकार अपनी तरफ से करने की कोशिश करती है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले 10 साल में इस सरकार ने काफ़ी ज़्यादा काम इस डायरेक्शन में किया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी लगता है कि समस्याएं वैसी की वैसी ही हैं। अगर हम ग्राउंड में देखें तो जो सबसे बड़ी समस्याएं होती थी कि सेक्टर के जो डिलेड पेमेंट्स की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आज की डेट में भी वैसी की वैसी है। और एक रिपोर्ट जो कि मेरे ख्याल से डॉक्टर शर्मा ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, वो रिपोर्ट अभी मैंने थोड़े दिनों पहले देखी थी। उस रिपोर्ट में था कि एक साल में जो डिलेड पेमेंट है वो 10.5 लाख करोड़ का होता है। और इसी तरीके से इनकी काफ़ी सारी समस्याएं, बैंक को लोन लेने की जैसी समस्याएं हैं। लोन जैसे अगर हम देखें कि बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको तो लोन मिलता है, लेकिन जो छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लोन लेने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं गुप्ता जी से शुरू करूंगा। तो सर, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि ये समस्याएं की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो रियलिटी है उसमें कितना ज़्यादा गैप है। मनोज जी, पहले तो मैं न्यूज़ नेशन को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा एक ये आयोजन किया जहां पर आप एमएसएमईज़ को कम से कम एक चैनल तो रिकॉग्नाइज कर रहा है, उनके अच्छे काम के लिए आप उनको अवार्ड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं इसके लिए न्यूज़ नेशन के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। थैंक यू। और जब मैं आपका वेलकम एड्रेस सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि आपने तो कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ तो आपने बता दिया। जो पूरा सार है एमएसएमई का वो शायद अपने वेलकम एड्रेस में कवर कर लिया। अब आपके जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, देखिए जो आपने एक रिपोर्ट की बात करी, ये एक डीएनबी और गेम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक जॉइंट रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने ये समस्या बताई है कि अभी तक कभी भी डिलेड पेमेंट के लिए हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर भी बात करती हैं, मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई भी बात करते हैं, लेकिन कभी एक क्वान्टिफाई नहीं कर पाए। कोई 5 लाख करोड़ बोलते थे, कोई कुछ और अमाउंट बोलते थे। पहली बार शायद इस रिपोर्ट में एक क्वान्टिफाइड किया गया है कि 10 लाख करोड़ से ज़्यादा जो पैसा है वो एमएसएमईज़ का लार्ज कॉरपोरेट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या दूसरी एमएसएमईज़ में स्टकअप है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये जो एमएसएमईज़ हैं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं तो ऐसे मान के चलता हूँ कि जब से शायद हमारा देश स्वतंत्र हुआ होगा और तब से आज तक अगर हम समस्याएँ सुन रहे हैं तो कॉमन समस्याएँ सुनते हैं। और वो समस्याएँ अधिकतर ऐसी है, जब भी हम एमएसएमई से बात करते हैं तो उनको एक तो यही होता है कि भाई बैंक लोन नहीं देता हमें, और दूसरा ये कि हमारा जो पेमेंट है वो हमारे बायर हैं वो समय से नहीं देते, चाहे वो सरकार हो, सीपीएससीज हो, पीएसयूज हो या कोई और लार्ज कॉरपोरेट हो। पर मैं इसको थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से बताना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, सरकार तो बहुत सारी स्कीम लेकर आती है, लेकिन हम एमएसएमईज़ का भी इसमें शायद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एक अवेयरनेस की कमी जो है वो एक ख़ास कारण है कि हम जो भी स्कीम्स हैं उनको भरपूर फ़ायदा हम उनका नहीं ले पाते। जहाँ तक लोन की बात है, मैं खुद एक बैंक के बोर्ड पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहा हूँ। मैं बैंक की भी समस्या समझता हूँ और मैं एक एमएसएमईज़ की भी समस्या समझने की कोशिश करता हूँ। अवेयरनेस के लिए हमने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था, एमएसएमई हेल्पलाइन करके, जहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। कोई भी स्कीम आती है एमएसएमई से रिलेटेड किसी भी स्टेक होल्डर की, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर उसको सीधे सिंपल हिंदी शब्दों में उसको बताने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एमएसएमईज़ को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक शादी.com है, मतलब जो बोरोवर हैं और जो लेंडर हैं दोनों घूम रहे हैं भैया। बैंक भी बिना लेंडिंग के उसका काम चल नहीं सकता। उसके 2-3 कारण मैं आपको बताता हूँ। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एक सर्टेन परसेंटेज उनको फंडिंग करनी ही करनी होती है। अगर वो नहीं करते तो उनको जो गैप होता है वो गैप उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करनी होती है, जहाँ पर उनको ब्याज मिलता है 2-3-4%। तो यानी वो इंटरेस्ट पर पैसा लेंगे पब्लिक से 7-8% पर, और उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2-3% पर। तो बैंक के लिए बड़ा नुकसान है। दूसरा, जो बैंक्स का अगर प्रॉफिटेबिलिटी में देखूं तो असली प्रॉफिटेबिलिटी आती है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ को फंडिंग करके, क्योंकि वहीं से वो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, वहीं पर वो प्रोसेसिंग फ़ीस ले सकते हैं, वहीं पर जो और जितने चार्जेज हैं वो सब एमएसएमई से ले सकते हैं भैया। जो लार्ज कॉर्पोरेट हैं वो इतना नेगोशिएट करते हैं कि वो बैंक को कोई फ़ायदा देने वाला इंटरेस्ट देते ही नहीं है, कोई चार्जेज वो देने नहीं चाहते।
तो ये शादी.com में इसलिए बोलता हूँ कि लड़का लड़की जैसे दोनों घूम रहे हैं और शादी.com की एक ज़रूरत है, तो यहाँ भी लेंडर और बोरोवर दोनों की इच्छा है कि फंडिंग की जाए। बैंक भी चाहता है कि एमएसएमई को फंडिंग की जाए, लेकिन आप जो एमएसएमईज हैं उनको मेरी सलाह ये है कि कई बार हम ना फाइनेंशियल डिसिप्लिन में उतने स्ट्रांग नहीं हो पाते। और मैं इसको शादी.com इसलिए बोलता हूँ कि देखिए दोनों की जन्म पत्री है। जो बैंक की जन्म पत्री है वो उनकी लोन पॉलिसी है जो बोर्ड से अप्रूव हुई होती है। उस लोन पॉलिसी में ये होता है कि भाई उनको क्या चाहिए एमएसएमई फंडिंग के लिए, करंट रेशो क्या चाहिए, डेट इक्विटी क्या चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी क्या चाहिए, डीएसआर और रेशोज़ और सब कुछ क्या चाहिए, कंप्लाइंट कैसा होना चाहिए। हमारी जो एमएसएमई की बैलेंस शीट है उसमें हम कहते हैं कि हमारी करंट रेशो गड़बड़ है, हमारा डेट इक्विटी गड़बड़ है, हम प्रॉफिट दिखाते नहीं है। जैसे आपने भी कहा सर कि कैश की इकोनॉमी में हम पहले भी थे और अभी भी शायद चल रहे हैं, हमें उससे अलग होना पड़ेगा। तब मैं समझता हूँ कि बैंकर्स भी आगे आ पाएंगे। आज इतनी भरपूर स्कीम्स हैं, कोलेटरल फ्री स्कीम्स हैं, 10-10 करोड़ रुपए तक बैंक देना चाहता है आपको, बैंक ढूंढ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि समस्याएं तो हैं, लेकिन उनके समाधान के लिए शायद दोनों को आगे आना पड़ेगा। बैंक्स को अगर आना पड़ेगा तो साथ में जो एमएसएमईज हैं उनको भी कुछ अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। डॉक्टर शर्मा, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं? और पहले तो ये बताइए कि आखिर ऐसा जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है इसका क्या साइज़ है और इसका सिग्निफिकेंस इंडियन इकोनॉमी में क्या है, और क्या क्या और पॉलिसी लेवल पर भारत सरकार इसमें कर सकती है? जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ नेशन को बधाई देना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया और जिसका बहुत महत्व है आज के युग में, जो हम समस्याएं देख रहे हैं। जैसे आपने मेंशन की काफ़ी कि जहाँ से हम एक के बाद एक समस्या जो है पूरा विश्व देख रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा था कि पहले कोरोना वायरस हुआ, उसके बाद जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो गई, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 15 साल ही बहुत डायनामिक रहे पूरे विश्व के लिए। पहले लेमन क्राइसिस हुआ, एक गोल्डन एरा जो था 2004, 5, 6, 7 का, उसके बाद एंड ऑफ गोल्डन एरा हुआ जब लेमन क्राइसिस शुरू हुआ। लेमन क्राइसिस के बाद वो स्प्रेड हुआ यूरोप में, यूएस में स्लो डाउन हुई पहले, फिर यूरोप स्लो डाउन हुआ। अभी यूरोप संभला नहीं था कि उसके बाद जापान में स्लो डाउन होगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई, उसके बाद स्लो डाउन में आ गया। फिर चाइना में स्लो डाउन हुई, फिर यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुई, फिर कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस से उभरे नहीं थे तो उसके बाद रशिया यूक्रेन आ गया, रशिया यूक्रेन से उभरे नहीं थे उसके बाद इजराइल गाज़ा आ गया, इजराइल गाज़ा से उभरे नहीं तो उसके बाद और डेवलपमेंट शुरू हो गई जिसमें ईरान, इजराइल और अभी जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ही डीपन होती जा रही हैं। तो इस पूरे संदर्भ में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है, बहुत अच्छे से परफॉर्म की। हमने अगर देखें तो 8% के ऊपर का हमारा ग्रोथ रेट पोस्ट कोरोना ईयर में रहा है। 2021-22 में 9.5% से ऊपर ग्रो किए, उसके बाद हम 7% पे किए, उसके बाद हम 8.25% के आसपास किए लास्ट ईयर में। तो इस साल फिर हमारा 7% का अनुमान है। तो इस पूरे संदर्भ में एमएसएमई का क्या योगदान है, एमएसएमई किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं? बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, लगभग कोई 40-45% का जो है मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं, एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करती हैं। 6 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमईज हैं, 11 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो स्केलिंग है, जो उनके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो बहुत इम्पैक्टेड है। वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती जितना उनको करना चाहिए, जितना उनका साइज़ है। 90% से ज़्यादा कंपनीज एमएसएमई हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि 90% से ज़्यादा एमएसएमईज होने के बावजूद भी जो 0.4% कंपनीज हैं इंडिया में, वो 40% प्रोडक्शन उनकी तरफ से आता है। तो स्केलिंग इनका बहुत अभी भी वीक है। जो एमएसएमईज आगे स्केल अप करना चाहती हैं, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स को एनहेंस करना चाहती हैं, वो नहीं कर पाती। अब उसके बड़े कारण क्या है कि हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत की है। हम सराहना करते हैं कि वी इम्प्रूव फ्रॉम 142 टू 63 इन 4-5 ईयर्स, फ्रॉम 2014 टू 2019। उसके बाद चलो वर्ल्ड बैंक का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पैरामीटर्स थे वो बंद हो गए। हमने अपना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू किया। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, DPIIT ने ब्रैप प्रोग्राम लेके आए, जिससे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हर एक स्टेट को हम आगे रैंकिंग करते हैं।
लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो फैक्ट्रीज़ में अभी भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बहुत ज़रूरत है। वो उस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को जो हम 63 की बात करते हैं या फिर स्टेट्स एक दूसरे से आगे बढ़ने की बात करती हैं, जो स्टेट्स आपस में एक हेल्दी कंपटीशन में है कि उस स्टेट का इतना रैंक हो गया, उसका इतना हो गया, उस रैंकिंग को हमें परकोलेट करने की ज़रूरत है फैक्ट्रीज़ में कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो फैक्ट्रीज़ में जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं उनको महसूस हो। हमने इसके ऊपर स्टडी भी की, हमने भारत सरकार को पेश भी की और उसमें बहुत सारी जो हमारी रिकमेंडेशंस थी वो भी कंसिडर की गई। अब आगे किस तरीके का ट्राजेक्टरी हम देखते हैं एमएसएमई का, मैं ये कहूँगा कि हमने इम्प्रूवमेंट भी बहुत देखी है। ये नहीं है कि हम 15 साल पहले जो एमएसएमई में थे वही आज हैं, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। सरकार की जो सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल में जब से कोरोना शुरू हुआ और ख़त्म हुआ, पिछले 4 साल में जितनी रिफॉर्म्स एमएसएमई के लिए हुई हैं उतनी शायद किसी और सेक्टर के लिए नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए भारत सरकार ने की है। लेकिन उन रिफॉर्म्स का परकोलेशन, एक इम्पैक्ट, एक फील जो इंडस्ट्री में आना चाहिए, जो फैक्ट्रीज में आना चाहिए, वो अभी थोड़ा सा वंचित है। एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। काफ़ी हमारे कई सर्वे के मुताबिक हमने देखा कि बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं जिनका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है, लेकिन उनका जो अवेयरनेस है बहुत कम है। एक हमने सर्वे में देखा कि एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके बारे में 90% से ज़्यादा एमएसएमईज़ को पता नहीं था कि ये ऐसी प्रोजेक्ट इंपोर्ट के ऊपर सरकार एक सबवेंशन दे रही थी, इंपोर्ट के ऊपर 3% का सबवेंशन था। हमने सर्वे किया कि स्कीम 20 साल से चली हुई है, लेकिन बहुत सारी एमएसएमई ने बोला कि वी आर नॉट नोइंग अबाउट दिस स्कीम, जबकि सरकार का जो एक्सचेकर था, जो सरकार को उसका इम्पैक्ट था, वो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। तो डिस्पाइट सो मैनी पॉलिसीज, so many facilitation measures by the government of India or the respective state governments, the awareness part is weak. उसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। और कौन बढ़ाएंगे? हमारे टीवी चैनल्स, हमारे जो एमएसएमईज़ के अब मुकेश जी बैठे हैं, तो इनका आगे दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस, नॉट ओनली इन दिल्ली, हम दिल्ली में अवेयरनेस फैलाएंगे तो उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा जितना हम जाके जहाँ पे एमएसएमईज़ हैं। अब जैसे एमएसएमईज़ कि मैं बात करता हूं कि लगभग कोई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, अगर हम इसी एरिया को देखें तो 25-30 लाख एमएसएमईज़ तो इसी एरिया में होंगी, इससे भी ज़्यादा होंगी। तो अगर हम जो ऐसे सिटीज़ हैं जो स्टेट कैपिटल भी नहीं है, दूसरे इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, वहाँ पे जाके जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको स्प्रेड करें, लोगों को समझाएं कि ये पॉलिसी का ये महत्व है, इससे आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। नॉट ओनली पॉलिसीज़, जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एमएसएमईज़ को हम कहते हैं ना कि एमएसएमईज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, मैं साथ में ये भी बोलना चाहता हूँ कि एमएसएमईज़ आर फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। जितनी अपॉर्चुनिटी आज एमएसएमई के पास है शायद उस किसी और सेक्टर के लिए नहीं है, क्योंकि वो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। जैसे अब भारत विश्व का एक ग्रोथ ड्राइवर है, उसी तरीके से एमएसएमईज़ आर द मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इफ वी आर गोइंग टू बिकम द विकसित भारत बाय 2047, देन द एमएसएमईज़ विल ड्राइव द ट्रैजेक्टरी ऑफ दैट विकसित भारत बाय 2047। तो बहुत महत्व है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने ये स्प्रेड, जो अवेयरनेस स्प्रेड का जो प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। मुकेश जी, जैसा भी डॉक्टर शर्मा ने बोला कि आपका जो चैम्बर ऑफ इंडियन एमएसएमई है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है इस अवेयरनेस में। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसमें आपके अभी एफ़र्ट्स क्या हैं, और इसके साथ ही साथ जैसे डॉक्टर शर्मा ने 2-3 चीज़ और पॉइंट आउट करी कि जो स्केल ऑफ बिज़नेस होना चाहिए था वो स्केल हो नहीं पा रहा है। क्या उसके पीछे टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के रीज़न हैं, या फिर फाइनेंस उसके पीछे इशू है? तो ये भी ज़रा हमें बताइएगा कि इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं और आपको क्या लगता है कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? जी, तो देखिए, एक तो आपके 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आप ये जानना चाहते हैं कि भाई चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में हमारी तरफ से क्या पहल हो रही है कि हम कोशिश करें कि जो एमएसएमईज़ हैं वो अवेयर हो सके या उनकी ग्रोथ में हम अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो मैं यहाँ आपके दर्शकों को एक बहुत ही इनिशिएटिव, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो हमने लिया है चैम्बर में, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ।
हमें लगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो और सबसे बड़ी जो समस्या है एमएसएमई फाइनेंस सबसे इनसे भी बड़ी, वो है कि उनको स्कीम के बारे में पता ही नहीं होता। तो हमने एक एमएसएमई मित्र करके हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, और उस एमएसएमई मित्र का कंसेप्ट ये है, अभी तक हमने पिछले करीब 3 महीने से हम ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया। हम अभी तक 20,000 से ज़्यादा एमएसएमई मित्र अपॉइंट कर चुके हैं, और हमारा टारगेट है कि हम दिसंबर तक 1 लाख एमएसएमई मित्र बनाएंगे। इन एमएसएमई मित्र का जो वर्किंग स्टाइल है वो ये होता है कि ये अपने एरिया के जो भी एमएसएमईज़ हैं उनके पास जाते हैं, उनको जो एमएसएमईज़ की स्कीम्स हैं उनके बारे में अवगत कराते हैं। बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन हैं, जैसे मैं 2 की बात खास तौर से बताना चाहूँगा जो एमएसएमईज़ हैं उनको। एक सरकार दे रही है जेड सर्टिफिकेट, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट सर्टिफिकेट। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जहाँ पर सरकार आपको ये सर्टिफाई करके देती है कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हैं वो डिफेक्ट फ्री है, यानी जीरो डिफेक्ट, और जो प्रोसेस है उस प्रोडक्ट को बनाने में वो किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करता, यानी जीरो इफेक्ट। तो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो हमारे जो एमएसएमई मित्र हैं ये जाते हैं एमएसएमईज़ के पास, उनको इसकी महत्ता बताते हैं और उनका वहीं ऑन द स्पॉट इस प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस एमएसएमई मित्रा इनिशिएटिव इज़ कि वो ना तो हमारे नाम से ना अपने नाम से एक भी पैसा चार्ज कर सकते इन एमएसएमई से। इसी तरह एक दूसरी स्कीम है जिसका नाम है ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। उसमें क्योंकि हमारे जो एमएसएमईज़ हैं उनको ग्लोबल होने की आज ज़रूरत है, बड़ा होने के लिए, जैसे आपने कहा, तो जब तक वो डिजिटल नहीं होंगे, जब तक उनका अवेलेबिलिटी ऐसी नहीं होंगी कि वो डिजिटल अवेलेबल हैं, तब तक आज अगर मैं दिल्ली में कोई यूनिट है, कोई कानपुर से कोई आदमी सामान खरीदना चाहता है, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा कोई यहाँ यूनिट है। अगर मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ तो उसके जो तरीके हैं वो यही हैं कि या तो मैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो या इस तरह के और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर मैं अपने आप को रजिस्टर कराऊँ, तो ये क्लोज नेटवर्क है एक तरह से। तो अगर मैंने एक प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर करा लिया तो केवल उसी पर दिखाई दूंगा। बहुत सारा जो कमीशन है वहाँ 30-35% तक है, और भी बहुत सारी रिटर्न पॉलिसी और बहुत सारे हमारे वहाँ पर कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को रजिस्टर ना कराऊँ। अब ओएनडीसी में कहा गया है कि ओपन नेटवर्क है, आने वाला समय मुझे लगता है कि ये है, तो हमारे जो एमएसएमई मित्र हैं वो ओएनडीसी में रजिस्टर कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह और बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि भाई इनकी ग्रोथ के लिए क्या किया जाए और क्यों ये अपनी ग्रोथ में घबराते हैं, देखिए यहाँ भी मैं कहूँगा कि अवेयरनेस की कमी है। और दूसरा जो एक सजेशन है इसमें हमने सरकार को भी दिया है, पहले जो एमएसएमई की डेफिनेशन है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था। 2006 से लेके 2020 तक 14 सालों में डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, और जो डेफिनेशन थी वो यही थी कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ तक का होगा, तब आप माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में कवर होंगे। अब जब भी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर होता था तो लोग डरते थे कि यार अब हम इससे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर अपने प्लांट एंड मशीनरी में, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में, तो हम इस सेक्टर से बाहर हो जाएंगे और जो भी फैसिलिटी हमें मिलेंगी नहीं। और ख़ास तौर से एक और समस्या है एमएसएमई मिनिस्ट्री में कि जितनी भी स्कीम्स हैं वो केवल और केवल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज की हैं। मुझे कोई स्कीम ऐसी दिखाई नहीं दी कभी भी कि जो मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए भी हो। खैर उसके बाद हमने भी रिक्वेस्ट करी और ये जो नोटिफिकेशन के द्वारा 2020 में डेफिनेशन चेंज हुई, अब ये डेफिनेशन बढ़ाकर कर दी गई है टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट के बेस पे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को एक सा कर दिया गया है, और जो भी इंडस्ट्रीज़ 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट या 250 करोड़ तक की टर्नओवर में है वो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। लेकिन आज भी स्मॉल एंटरप्राइजेज का जो कैटेगरी है, जो क्राइटेरिया है, वो केवल 50 करोड़ तक की टर्नओवर है। अब मनोज जी होता क्या है, अब अगर मैं एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हूँ तो जैसे ही मेरी टर्नओवर 50 करोड़ के पास पहुँचना शुरू होती है और मुझे डर होता है कि अब मैं अगले साल 50 करोड़ को क्रॉस कर जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जो मुझे मिल रही हैं सरकार के द्वारा, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके द्वारा, उन सब से मैं बाहर आ जाऊंगा। अगर मैंने CGT MSE में एक लोन ले रखा है 5 करोड़ का, तो लगता है कि यार ये तो अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैं तो अब मीडियम कैटेगरी में पहुँच जाऊँगा, या और जितनी भी सुविधाएँ हैं उन सब से अब मैं हाथ धो बैठूँगा। इसलिए हम अपनी ग्रोथ से शायद घबराते हैं। हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इसको कम से कम स्मॉल कैटेगरी, अगर आप मीडियम का 250 करोड़ नहीं भी बढ़ाना चाहते तो कम से कम स्मॉल कैटेगरी में 150 करोड़ तक की टर्नओवर को आप स्मॉल कैटेगरी में लाइए, क्योंकि ये गैप भी बहुत ज़्यादा है, 50 से 250 करोड़, तो ये बहुत बड़ा गैप एक हो जाता है। तो अगर ये होगा, मुझे लगता है कि तो इनकी ग्रोथ में थोड़ा और फ़ायदा होगा। अगर आप मुझे समय दें तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा जो फाइनेंस से रिलेटेड है।
हमारी जो बैलेंस शीट है वो बैंकेबल नहीं होती अधिकतर, और ये हम सब समझते हैं, और ये एक दिन में ठीक भी होने वाली नहीं है। हमने सरकार से विनती की कि भाई देखिए, हमारी बैलेंस शीट जो एमएसएमईज़ हैं उनकी बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, अगर आप बैलेंस शीट हमारी देख के फंडिंग करेंगे तो शायद आप हमको फंड नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक इलाज है कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग। और आज के दिन में मैं समझता हूँ कि लैंडिंग के लिए जो भी डिसीजन बैंक लेना चाहता है वो सब उनके पास मौजूद है। मैं उनको दूं या ना दूं, अगर मैं एक एमएसएमई हूँ, मेरे से कोई पेपर मांगने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, मेरा जीएसटी है, जीएसटी का आप मेरा यूज़र नेम पासवर्ड ले लीजिएगा, आप मेरी सारी डिटेल जीएसटी से देख सकते हैं। मेरी कितनी टर्नओवर है, कौन कौन से स्टेट में, किस किस डिस्ट्रिक्ट में मैं सप्लाई करता हूँ, मैं जीएसटी कंप्लायंट हूँ या नहीं हूँ, मेरी टर्नओवर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, एक चीज़। दूसरी, आप क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट से मेरा पास ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि भाई मैंने कभी कोई पास में डिफ़ॉल्ट किया है या नहीं किया है। आप मेरे बैंक स्टेटमेंट ले लीजिएगा 1 साल का, आप देख लीजिएगा कि भाई मेरे जो बैंक स्टेट में है, क्या मेरा कोई डाइवर्जन ऑफ फंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या मेरे चेक डिसऑनर होते हैं या नहीं होते, मैं अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन ठीक रखता हूँ या नहीं रखता हूँ। आप मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न की आप पासवर्ड ले लीजिएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि मेरा जो इनकम टैक्स है वो कितना है, कौन किस सोर्स से आ रहा है, कितना मैं टैक्स देता हूँ। मुझे लगता है कि किसी भी बैंक को लेंडिंग के लिए इन 4 चीज़ों के अलावा कोई ऐसी और चीज़ नहीं चाहिए जिसमें वो जानना चाहते हैं। तो मेरा पास टैक्स रिकॉर्ड अगर चल गया तो मेरी इंटेंशन टू पे आपको कंफर्म हो गया, मेरी इनकम टैक्स और मेरा जीएसटी पता चल गया, तो मेरी एबिलिटी टू पे आपको पता चल गया, और आपको मुझे लगता है कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस बजट में अनाउंस किया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कि अब ये जो प्राइवेट सेक्टर और एनबीएफसी इस पैटर्न को ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे, कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग को, अब उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो भी अब अपने असेसमेंट का तरीका सुधारेंगे, बदलेंगे, खास तौर से एमएसएमई सेक्टर के लिए। और अब ये बैलेंस शीट लेंडिंग की जगह अब हो जाएगा कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग। मैं समझता हूँ इससे बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है एमएसएमई सेक्टर को। डॉक्टर शर्मा, आपने बात करी थी कि एमएसएमई सेक्टर्स के सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा जो पार्ट है वो एमएसएमई सेक्टर के से होता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। और क्या, और इस अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करने के लिए, इन अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करने के लिए क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें एमएसएमई सेक्टर को चाहिए, या गवर्नमेंट को किस तरीके की और पॉलिसीज़ बनानी चाहिए या रिफॉर्म करने चाहिए? जी, देखिए, एमएसएमईज़ को 4 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, जिनसे एमएसएमईज़ सुदृढ़ होंगी और उनका जो अस्तित्व है और ज़्यादा इंक्रीज होगा। सबसे पहला है उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो जितना इनोवेशन करेंगी, जितना वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगी, उतना ही उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और वो स्केल अप कर पाएंगी। उनको टेक्नोलॉजी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना उनका स्केल एक्सपेंशन नहीं होगी। अब सरकार ने 1 लाख करोड़ का R&D फंड रखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड 1 लाख करोड़ रुपया सरकार ने एलोकेट किया। अब उसकी कितने लोगों को अवेयरनेस है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, वो एमएसएमई यूज़ कर सकती हैं। उनको अपने प्रोजेक्ट्स बना के अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उस चीज़ को और प्रोत्साहित करके आगे बढ़ सकती हैं। इनोवेशन की बात करता हूँ, इनोवेशन से, टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अडेप्टिव होना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? उससे तो स्केल अप होगा। जब स्केल अप होगा, when you are able to produce more and expand your production possibilities, then you will employ more and more people in your respective premises. उसे तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। अब ओला उबर आने से एम्प्लॉयमेंट कम हुआ क्या? नहीं हुआ। अब मैं किसी बंदे से बात कर रहा था कि बेटा आप कैसे चलाते हो? कहता जी मेरे को दिल्ली के कोई रास्ते मालूम नहीं है, ये मेरे को जीपीएस सब कुछ बताता है, मैं पूरा दिल्ली हूँ और मैं अपना अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ और मेरा गुजारा बड़ा अच्छे से चल रहा है। तो इससे आने से कितने लोगों को, जिनको बड़े शहरों की कोई नॉलेज नहीं थी और उनको अभी भी नहीं, वो जीपीएस के सारे सब जगह पे पहुंच जाते हैं और अपना अच्छा। तो टेक्नोलॉजी कभी भी आपको इम्पैक्ट नहीं करती, टेक्नोलॉजी से डरने की ज़रूरत नहीं होती, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करके हम आगे स्केल अप कर सकते हैं। दूसरी जो समस्या है एमएसएमईज़ की, जो हम समस्या या अपॉर्चुनिटी में कहूँगा उसको मेजरली, कि उनका सप्लाई चेन जो है उसको हम स्ट्रेंथन करें। अब काफ़ी सारे ऐसे एंटरप्राइजेज हैं जिनकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि एक्सपोर्ट कैसे होता है। किसी बंदे ने मेरे से बात किया, जी मेरा इतना, मैं नट बोल्ट बनाता हूँ, मेरा इतना प्रोडक्शन है, मैं पंजाब में, हरियाणा में सप्लाई करता हूँ। मैं कहा आप इसको बढ़ा के एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? कहता जी वो कैसे होता है मेरे को मालूम नहीं है।
मैं कहा उसके लिए आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस अप्लाई कर दो, आपको 4 दिन में मिल जाएगा, उसके बाद आप यू फाइंड आउट द कस्टमर फॉरेन मार्केट, तो आपका एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। कहता है ये सब चीज़ें मेरे को जानने के लिए कहीं किसी से कनेक्ट करवा दीजिए। तो सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, अवेयरनेस इंक्रीज करने की और उनको सप्लाई चेन के साथ जोड़ने की। जब वो अब हमारा, मैं आपको मनोज जी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे 75 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं हमने आइडेंटिफाई किए जिनकी ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल डिमांड उनकी $4 ट्रिलियन की, और हम उनका एक्सपोर्ट करते हैं $220 बिलियन। वी आर ओनली 5% ऑफ द टोटल डिमांड। अब वो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और वर्ल्ड में उनकी डिमांड भी है, लेकिन हम उनको स्केल अप नहीं कर पा रहे। स्केल अप कैसे होगा, जब एमएसएमई सामने आएंगे। अब बड़े एंटरप्राइजेस सब कुछ तो नहीं प्रोड्यूस कर पाते, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो खासकर एमएसएमईज ही बनाते हैं। तो दूसरी बात होगी उनको सप्लाई चेन से कनेक्ट करने की। तीसरा उनका ग्लोबल आउटरीच, वो बाहर ग्लोबली अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नहीं लगा पाते क्योंकि उनके पास इतना मैन पावर नहीं होता, उनकी उतनी आउटरीच नहीं होती। तो उसमें हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं वो उनको सहयोग दे सकते हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पे डिस्प्ले करके। अब हमने देखा कि जब हम कोई बाहर का डेलीगेशन रिसीव करते हैं अपने इंडिया में, या डेलीगेशन बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, तो जो डेलीगेशंस आते हैं उनके ऐसे प्रोडक्ट कैटालॉग्स होते हैं कि उनके जो मैसेज हैं वो इतना उनको मार्केट कर रहे होते हैं कि इस कंट्री के ये प्रोडक्ट हैं, पोलैंड के ये हैं, उस कंट्री के। तो ऐसे ही हमें भी ज़रूरत है कि हमारे जो एमएसएमई के प्रोडक्ट हैं उनके जो एडवांटेजेस हैं, उनके जो कैटलॉग हैं, वो हम बाहर फॉरेन मार्केट्स में और ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्प्रेड करें कि उनकी डिमांड बढ़े, कस्टमर जो बिजनेसेस हैं उनके साथ कनेक्ट हो। लास्ट, एमएसएमईज को जो मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, जो स्किलिंग की ज़रूरत पड़ती है, कई बार उनको वो स्किल्स अवेलेबल नहीं होते, या फिर स्किल्स अवेलेबल होते हैं तो उनके जो वेजेस हैं वो उनके रीच से बाहर होते हैं। तो एक स्किल डेवलपमेंट उस लेवल पे जो हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करना है, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए अगर हम ऐसे प्रोग्राम एमएसएमईज के साथ हम स्टूडेंट्स का और एमएसएमईज का कनेक्ट करवा दें, देन द एमएसएमईज विल बी एबल टू डिप्लॉय मोर पीपल इन देयर परमिट, क्योंकि उनका कनेक्ट हो जाए। तो ये 4 जो चीज़ें हैं, आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत बड़ी डिमांड जो है ग्लोबली हमारे प्रोडक्ट्स की है। हमें उनको स्केल बढ़ाने की ज़रूरत है। वो ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड डिमांड में है, तो और उनको स्केल अप करके हम एमएसएमईज को और ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको प्रफुल्लित कर सकते हैं, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट। हाँ जी, डॉक्टर शर्मा, आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि एक अवेयरनेस की और एक तरीके से हैंड होल्डिंग की उनको आवश्यकता है, और मेरे ख्याल से मुकेश जी का यहाँ रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारत सरकार का तो रोल इसमें है ही, और क्योंकि अभी हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो मैं आप दोनों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था, और हम लोग एक प्रोग्राम दोबारा करेंगे जिसमें कि इसी डिस्कशन को हम लोग आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।